गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगले टॉपिक पर, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किंगडम मोनेरा पर, जिसमें रखे गए हैं आपके प्रोकैरियोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? तो इसमें रखे गए हैं आपके सिंगल सेल यूकैरियोट्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो यूकैरियोटिक सेल वाले ही मिलेंगे। लेकिन सेल कैसी होगी? सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब यह है बच्चों कि बाउंड्रीज बोला जाता है सीमाओं को। सीमा, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम यानी कि इस किंगडम की जो सीमाएं हैं वो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस किंगडम में आप देखोगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी दूसरे ही किंगडम के ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा मिलता है जो करेगा फोटोसिंथेसिस, तो आप कहोगे कि ये तो एक कैरेक्टर होता है प्लांट्स का। या फिर अगर मैं कहूं आपसे कि इसके अंदर, हम प्रोटिस्टा के अंदर एक ऑर्गेनिज्म मिलता है ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है एनिमल के जैसा, हेट्रोट्रोफिक, तो यहाँ पर एनिमल से रिजेम्बलेंस भी पाई जाती है। और अगर मैं कहूँ आपसे कि एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जो फंगस से भी रिलेटेड है, रिजेम्बल करता है, इसका मतलब ये है कि वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता होगा, तभी तो फंगस से रिजेम्बल है उसका। तो बाउंड्रीज डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एक्यूरेट डिवीजन ही नहीं है। प्राइमरीली एक्वेटिक, पानी के अंदर पाए जाने वाले। लिंक बिटवीन, प्लांट्स के साथ भी लिंक पाया जाएगा, एनिमल के साथ भी लिंक पाया जाएगा, और फंगस के साथ भी लिंक पाया जाएगा इस किंगडम का। जैसे कि फोटोसिंथेसिस करने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, डायटम्स, यूग्लिना। एनिमल के साथ रिजेंबल रखने वाले, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले, अमीबा, पैरामीशियम। फंगस के साथ अगर रिजेम्बलेंस देखेंगे आप तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाला आपका स्लाइम मोल्ड्स, जो कि आप पढ़ोगे आगे। सम हैव सीलिया और फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रोटिस्टा को मूवमेंट करनी है तो उसके अंदर पाए जाएंगे या तो सीलिया या फिर फ्लैजिला, क्योंकि इन दोनों का काम ही मूवमेंट कराना होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो दोनों टाइप का पाया जाता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स के दो मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर है इसका डायटम्स, और एक होता है गोल्डन एल्गी, इसको डेस्मिड्स भी बोल सकते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो है आपका गोल्डन एल्गी का, डेस्मिड का। देखो कैसे पानी को कैसे इसने गोल्डन जैसा बना दिया, येलोविश। और ये होता है इसके पिगमेंट की वजह से। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं बच्चों, और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा। क्राइसोफाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फ्लोट पैसिवली का मतलब, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसका मतलब ये है कि पानी के साथ खुद ही बहते चले जाते हैं, कोई एक्टिवली फोर्स नहीं लगाते। जहां पानी इनको लेकर जाएगा ये वहीं पहुंच जाएंगे, जिसको बोला जाता है प्लैंकटन। और ज्यादातर इसमें पाए जाते हैं आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले, जो कि कैरेक्टर है किसका? प्लांट्स का। अब इसमें बात करते हैं इसके पहले मेंबर की, जो कि है डायटम्स। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू थिन, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बच्चों की, थिन
ओवरलैपिंग शेल्स, दो शेल्स पाई जाएंगी, दो दीवारें पाई जाएंगी जो कि थिन होती हैं, दिखने में कैसी होंगी, थिन, पतली, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जैसे कि सोप बॉक्स, एग्जांपल दे रखा है सोप बॉक्स। जैसे कि आप एक सोप लेते हो और सोप को बीच में रखकर आप उसके ऊपर एक दूसरा उसका कवर लगा देते हो, तो वो आपस में फिट हो जाते हैं, क्लोजली फिट। इसी तरह से बताया गया है कि डायटम्स की जो सेल वॉल होगी वो ओवरलैपिंग होगी, एक के ऊपर एक फिट हो जाने वाली। शेल्स फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स, ऐसे फिट हो जाएंगे जैसे कि सोप बॉक्स, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। कैसे एक सिलिका की एक शेल बनी हुई दूसरी शेल पर फिट हो रही है। अब ये कह रहा है आपसे कि इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, वो बनी होती है बच्चों सिलिका की। और सिलिका की बनी होने की वजह से ही इसको बोला जाता है कि इसकी वॉल्स होती हैं इंडेस्ट्रक्टिबल। मतलब ये है इंडेस्ट्रक्टिबल का कि जो आपने देखा डाई एटम्स जो होता है वो सोप बॉक्स की तरह उसकी सेल वॉल होती है, शेल्स होती हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो फिट हो रही है एक दूसरे में शेल्स, उसकी असल ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर होगा। जैसे सोप बॉक्स की बात करें तो सोप अंदर रहता है, बाकी शेल्स बाहर होती हैं। तो अगर मैं कहूँ डायटम्स अंदर है तो मेन ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा, वो तो किल हो सकता है, लेकिन इसके बाहर की जो शेल्स हैं जो सिलिका की बनी है सेल वॉल, वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। और अगर वो डिकम्पोज नहीं होंगी तो जब आपका डाई एटम्स जो अंदर का ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, तो उसकी पूरी बॉडी पानी में नीचे बैठ जाएगी, समंदर में नीचे बैठ जाएगी। और कई हजार साल बाद जाकर ये जो इसकी शेल हैं जो सिलिका की बनी है, ये एक पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि कुछ इस तरह का नजर आता है बच्चों, जिसको बाद में बोला जाता है डाई एटोमेशियस अर्थ। और डाई एटोमेशियस अर्थ, इसका जो टेक्सचर होता है वो होता है ग्रिटी, थोड़ा रेतीला, रेत मिट्टी जैसा। और इसी वजह से इसको यूज किया जा सकता है फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में बच्चों। डायएटोमेशियस अर्थ जो हजारों साल बाद नीचे बैठ जाती है सिलिका की शेल डायएटम्स की, उससे बनता है और जिसका यूज फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, मतलब कि ये जैसे कि हमने देखा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ये बनाएंगे हमारे ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही पानी में बनेगा वहां से शुरू हो जाती है फूड चेन। अगली कैटेगरी आती है बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स, किंगडम प्रोटिस्टा में अगली कैटेगरी है आपके डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनो का मतलब यहाँ पर होता है स्विम या फिर स्पिन, स्पिनिंग। स्पिन का मतलब होता है बच्चों घूमना, और फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्लैजिला की मदद से ऐसे घूम सकता है। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो ये भी मेराइन फॉर्म में पाया जाएगा, मोस्टली मेराइन फॉर्म्स। ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। अलग अलग कलर में नजर आएगा जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। और ये सारे कलर क्यों होंगे, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर पाया जाएगा। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल स्टिफ होती है और सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं जो कि आउटर सरफेस पर पाया जाता है। स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला पाए जाएंगे जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडनल होगा जो कि इस टाइप का होता है लॉन्गिट्यूडनल, और एक होगा ट्रांसवर्स।
जो कि इस टाइप का होता है। कुछ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि हमने देखा कि इसके अलग अलग पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर पाया जाएगा। लेकिन जो रेड वाला है, जो रेड पिगमेंट है जिसका नाम होता है पेरिडिनिन, अगर आप लिखना चाहें तो याद रखना कि रेड जो कलर होता है इसका वो होता है ड्यू टू पेरिडिनिन। तो ये कह रहा है बच्चों कि रेड जो कलर होगा, रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसका एक एग्जांपल है आपका गोनियोलेक्स। ये करता है मल्टीप्लाई या मल्टीपल डिवीजन करता है अपना, यह बहुत तेजी के साथ पानी के ऊपर फैलता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, ये समंदर को बना देगा रेड कलर का, सी टू अपियर रेड, जिसको बोला जाता है रेड टाइड, जिसकी फोटो आप देख सकते हो कि कैसे समुद्र को ऊपर इतनी ज्यादा तेजी के साथ डिवीजन किया कि समंदर का पानी, कुछ हिस्सा जहां पर डिवीजन हुआ है वो पूरा का पूरा रेड ही नजर आने लगा। और जब ये रेड टाइड बन जाएगा तो ये रिलीज करता है अपने अंदर से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, जहर। और इस जहर का नुकसान क्या होता है कि पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स, जो कि मेनली होता है फिश, वो मर जाते हैं बच्चों। यानी कि अपने डिवीजन करने की वजह से इन्होंने दूसरों की जान ले ली। क्यों? क्योंकि अपने अंदर से एक जहर, एक टॉक्सिन रिलीज कर दिया है। अगली कैटेगरी आती है बच्चों यूग्लिनॉइड्स, जिसका हैबिटेट मिलेगा आपको फ्रेश वाटर में ज्यादातर। और ये पाया जाता है स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं उसको जो रुका हुआ पानी होता है, जो मूव नहीं करता। लेकिन पानी कैसा होता है? फ्रेश वाटर। यूग्लिनॉइड्स का जो हैबिटेट है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करोगे बच्चों तो सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो फिर क्या होगा? तो एनसीईआरटी कहती है कि सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर पाई जाएगी, और उस प्रोटीन की लेयर को क्या बोला जाएगा? पेलिकल। यूग्लिनॉइड्स के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी और पेलिकल पाया जाएगा, और पेलिकल बना होगा प्रोटीन का। और इसका काम क्या है पेलिकल का? पेलिकल मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। यूग्लिनॉइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम कौन करता है? पेलिकल। मतलब ये है कि यूग्लिनॉइड्स जब मूव करेगा तो मूवमेंट के लिए इसको चाहिए होगी फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी तभी मिल पाएगी जब इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो होती है रिजिड, और पेलिकल जो होती है वो होती है थोड़ी सॉफ्ट नेचर की, जिसमें से जिसकी वजह से इसको मिलता है फ्लेक्सिबल नेचर। दो फ्लैजिला इसमें भी पाए जाएंगे बच्चों, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यूग्लिनॉइड के अंदर अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन अगर इसके पास सनलाइट नहीं है तो फिर ये हेट्रोट्रॉफ होगा, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खाना शुरू कर देगा, तब बन जाएगा ये हेट्रोट्रॉफ। और इन दोनों को मिलाकर एक टर्म दी जाती है जिसका नाम है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। और अगर एक चीज और ध्यान रखना कि अगर सनलाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस ये करेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो सिमिलर ऐसे ही होंगे जैसे हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाएगा बच्चों।
अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। स्लाइम मोल्ड्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, फीड ऑन डेड या फिर डिकेइंग। डेड ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी खराब चीज के ऊपर जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है वो होता है सैप्रोफिटिक। और ये करेक्टर किसका है? स्लाइम मोल्ड का, जो कि मिलता है हमें फंगस के अंदर। मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स, इसका मतलब ये है कि लीव्स पर और टहनियों पर, पेड़ की जो टहनी होती है उस पर मूव करेगा और एनगल्फ करेगा ऑर्गेनिक मैटर। जाहिर सी बात है, जो हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, वो ऑर्गेनिक मैटर को ही एनगल्फ करता है। अब एक टर्म इसमें आती है प्लाज्मोडियम। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाज्मोडियम। ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जब आप स्लाइम मोल्ड्स को देखोगे और स्लाइम मोल्ड्स की जब फेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब सब कुछ सही चल रहा होगा, उसको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल रहा होगा, टेम्परेचर भी अच्छा मिल रहा होगा, मॉइस्चर भी मिल रहा होगा जितना चाहिए, तो तब वो क्या करेगा? वो एक एग्रीगेशन बनाएगा, काफी सारी सेल्स को इकट्ठा करेगा और कुछ इस टाइप की फॉर्म बनाएगा, और इसको बोला गया है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की खास बात यह है कि ये कई फीट तक, सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है बच्चों। लेकिन प्लाज्मोडियम बनेगा सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे बच्चों फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज वो होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, जहां पर स्पोर्स को रखा जाता है, स्पोर्स की केयर की जाती है, स्पोर्स को वहीं से डिस्पर्स भी किया जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन बताता है आपको कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, जो कि फेवरेबल कंडीशन में बना था, वो क्या बन जाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज में बन जाएगा। और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। ये स्पोर्स तब तक रहेंगे जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं बच्चों, वो पाए जाएंगे उसकी टिप पर। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स के बारे में एक मेन पॉइंट बच्चों, ट्रू वॉल्स। याद रहे, जो आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स की मेच्योर फॉर्म के अंदर आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। स्लाइम मोल्ड्स के मेच्योर फॉर्म के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी, तो सेल वॉल पाई कहाँ जाएगी? सेल वॉल पाई जाएगी इसके स्पोर्स में, जब स्पोर बनेंगे। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बचा कर रखने वाले। रेजिस्टेंट का मतलब होता है बचा कर रखने वाले। कैन सर्वाइव मैनी ईयर्स, काफी साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशन ना दी गई। और डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करेंट्स। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो, ये है फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पर बना है आपका स्पोर। और ये स्पोर जो है, ये कई साल तक ऐसे ही बने रह सकते हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशन ना दी गई। अब बात करते हैं बच्चों प्रोटोजोन्स की। अगली कैटेगरी है प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स याद रहे, ये सारे के सब हेट्रोट्रॉफिक पाए जाते हैं, सब के सब हेट्रोट्रॉफिक। मतलब कोई भी ज्यादातर इसमें
एक्सेप्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। और हेटेरोट्रॉफिक का कौन सा टाइप, या तो प्रीडेटर या फिर पैरासाइट। अब प्रीडेटर और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है? प्रीडेटर और पैरासाइट, प्रीडेटर हो या फिर पैरासाइट हो, दोनों हेटेरोट्रॉफिक कंडीशन में ही आते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस ये है कि प्रीडेटर जो होता है वो अपने प्रे को, जिसके ऊपर वो फीड करता है, उसको पूरी तरह से मारकर फीड करेगा। पहले उसको किल करेगा और फिर उसको फीड करेगा उसके ऊपर। लेकिन प्रीडेटर बहुत कम अपने प्रे को मारता है, उसके ऊपर फीड तो करेगा या उसके अंदर फीड करेगा, लेकिन उसको बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जो उसको ये किल करेगा। प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है एनिमल्स का पुराना रिलेटिव माना जाता है प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक वाले और फीचर्स। जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि इसके अंदर रखे गए हैं अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएटेड और प्रोटोजोन्स। सबसे पहले बात करते हैं अमीबॉइड की। अमीबॉइड प्रोटोजोन जो होता है वो होता है फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाया जाने वाला। ये मूव करेगा और कैप्चर करेगा अपने फूड को यूजिंग स्यूडोपोडिया। मेराइन फॉर्म्स के अंदर पाई जाएगी सिलिका शेल्स इसकी सरफेस पर। और स्यूडोपोडिया बोला जाता है बच्चों कि जैसे कि आप ये देख रहे हो, जो आप इस फोटो में देख रहे हो, अलग अलग फीट निकले हुए हैं, कुछ पैर से निकले हुए हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट इसलिए बोला जाता है बच्चों इसको, क्योंकि ये ऐसा फीट बनता है जो हमेशा नहीं रहता, बनेगा और खत्म हो जाएगा, बनेगा और खत्म हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है फॉल्स फीट। इसकी जो मेराइन फॉर्म है, जो समंदर में पाई जाने वाली फॉर्म है, उसके अंदर मिलता है आपको सिलिका। और इसके जो टाइप्स मिलते हैं उनमें से कुछ पाए जाते हैं पैरासाइट, जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें तो फ्री लिविंग मिलेगा, लेकिन एंड अमीबा की बात करें तो पैरासिटिक मिलेगा, जो कि हमारी गट्स में रहता है बच्चों। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये भी फ्री लिविंग मिल सकता है और पैरासाइट में भी मिल सकता है। फ्लैजिला पाया जाएगा इसकी मूवमेंट के लिए, जो कि नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड है तो इसके अंदर फ्लैजिला पाया ही जाना है। सम पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज स्लीपिंग सिकनेस, जैसे कि ट्राइपेनोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर एक डिसीज बताई गई है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको पूरा बोला जाता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होगा बच्चों कि जो हमारी स्लीप साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी नींद आएगी कभी नहीं आएगी। जो डिस्टरबेंस आता है वो आता है किसकी वजह से? ट्राइपेनोसोमा की वजह से। एक कैटेगरी आती है बच्चों सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जो कि है आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में पाया जाने वाला। मूव एक्टिवली ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इसके पास सीलिया पाए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवली मूव करेगा। इसके अंदर पाई जाती है एक कैविटी, और उस कैविटी को बोला जाता है गलेट, जो ओपन होती है, खुलती है बाहर की तरफ, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये पूरी की पूरी एक कैविटी है बच्चों। अब आगे बताया गया है कोऑर्डिनेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया क्रिएट्स वाटर करंट। कोऑर्डिनेट का मतलब एक साथ मिलजुल कर जब ये सीलिया बीट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये वाटर का करंट बनाएंगे एक।
मतलब ये है कि जैसे ये सीलिया है और ये इसकी कैविटी है गलेट, और इसके बाहर पाए जाते हैं अलग अलग सीलिया। ये है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। बाहर सीलिया मिलने की वजह से सारे सीलिया एक साथ मूव करेंगे, तो बाहर का जो पानी होगा और पानी के अंदर पाया जाएगा इसका फूड। तो ये सारा फूड पानी के साथ बहकर इसकी गलट में चला जाएगा, जो कि अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा। मिल गया इसको फूड। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये जो वाटर करंट जो बना है ना, जो पानी का एक बहाव बना है, वो किसकी वजह से बना है? क्योंकि सारे के सारे सीलिया ने कोऑर्डिनेटेड वे में मूव किया, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और एक चीज और याद रखना बच्चों इसमें पैरामीशियम में, कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस आपको दो मिलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। एक पॉइंट ये भी है कि हैव टू न्यूक्लियस, इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और लास्ट में हमारा आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के बारे में बताया गया है बच्चों, हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इसके अंदर इसकी लाइफ साइकिल मतलब जब से ये पैदा हुआ है और जब ये मरेगा उसके बीच में जितने भी स्टेजेस आई हैं, उसमें से एक स्टेज ऐसी पाई जाएगी जो कि इन्फेक्शियस होगी, इन्फेक्शन करने वाली होगी। मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। सबसे ज्यादा बदनाम जो पाई जाती है इसमें वो है आपके प्लाज्मोडियम, जो करता है मलेरिया पैरासाइट। और मलेरिया पैरासाइट का जो इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे वो है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब है कि मलेरिया, जो कि मलेरिया पैरासाइट करता है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, उसका इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पर होता है स्टैगरिंग, मतलब हैरत अंगेज। काफी हैरत अंगेज तरीके से ये ह्यूमन पॉपुलेशन में फैला है। तो ये था बच्चों हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले किंगडम की, जो है किंगडम फंजाई। तब तक के लिए गुड बाय।